मध्य प्रदेश से अब अच्छी खबरें सामने आने लगी हैं। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों में सुधार दिख रहा है। व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हों, इसे लेकर सरकार मैदान में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को बीना रिफाइनरी में बनने वाले 1000 बिस्तर वाले अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां से 100 टन ऑक्सीजन भी मिलेगी। और प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आर्थिक राजधानी इंदौर में हालात का जायजा लेने पहुंचे। यानी सरकार कोरोना की लड़ाई के लिए हर स्तर पर तैयार है। कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। सरकार की दोहरी रणनीति है, एक संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। कांग्रेस का ट्वीट करने के अलावा कोई योगदान नहीं है इस आपदा में। जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते तब ये आलोचना करते थे, अब समझ में आ रहा होगा। फिर वैश्विक नेता के रूप में जो मोदी जी उभरे, पूरी सख्ती से रोक देंगे, कोई बचेगा नहीं। काला बाजारी करने वाला कोई भी माफिया नहीं बचेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब एनएसी में जाएंगे। सरकार के अपने दावे हैं और प्रयास दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल हो या कोविड सेंटर, यहाँ से जानकारी ऐसी भी आ रही है जिसे लेकर विपक्ष के कुछ सवाल हैं। बात करेंगे कि बीना में 1000 बेड का ऑक्सीजन का अस्पताल बनाएंगे। अरे यहाँ बनाओ, लोगों की जान भोपाल में जा रही है, इंदौर में जा रही है, ग्वालियर में जा रही है। सब क्षेत्रों में विधायक इस बात से परेशान है कि उनके क्षेत्रों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पेशेंट को मिल नहीं रहा। हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसको भेज देते हैं एसडीएम कलेक्टर को, उसके बावजूद अस्पतालों में नहीं पहुंच रहा। कोविड की दूसरी लहर कुछ धीमी पड़ी है। प्रदेश के साथ कई अन्य राज्यों से भी खबरें राहत भरी आ रही हैं। इस बीच शिवराज सरकार ने जो कदम उठाए, इनके सार्थक परिणाम सामने होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यानी लड़ाई लंबी तो है, लेकिन सकारात्मक पहल से आसान जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मैदान में सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मैदानी मोर्चा संभालने में सफल रही सरकार? खामियां निकालने वाला विपक्ष कब आएगा साथ? क्या वाकई विपक्ष कर रहा है केवल कागजी दावे? सकारात्मक पहल में क्या सब आएंगे साथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश लगातार कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी से जूझने वाला सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, समूचा देश है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, जहां देखो उत्तर प्रदेश, इस महामारी का संकट छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते पहले जो मध्य प्रदेश इस महामारी के क्रम में 6वें नंबर पर था, वो 11वें नंबर पर है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है, एक स्थिरता आई है। अभी भी बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत सुविधाएं और संसाधन जुटाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई
स्पष्टीकरण नहीं हो सकता इस बात का कि पूर्वानुमान और अनुमान लगाने में सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। लेकिन इस स्तर पर महामारी आएगी, इस स्तर पर महामारी लौटेगी, इसकी कल्पना सरकार तो छोड़ो जनता ने भी नहीं की थी, जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं की थी, समाज सेवियों ने भी नहीं की थी। हम और आप ही थे जिनके परिवारों में उत्सव हो रहे थे, आयोजन हो रहे थे, हम एक दूसरे के उत्सव आयोजन में शामिल हो रहे थे, उसमें सरकार कहाँ थी? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हम ये भूल गए थे। अब वैक्सीनेशन अपने रफ्तार से चल रहा है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के जो परिणाम आए हैं कि जो वैक्सीनेशन जिनका हुआ है वो या तो इससे संक्रमित नहीं हुए तो बहुत हल्का सा उनको संक्रमण हुआ, गंभीर कोई उनको लक्षण देखने को नहीं मिले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो भी रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की समय कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा पान थूकने वालों पर भी वो कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये गंदगी और संक्रमण दोनों को बढ़ावा देता है। शिवराज जी 1000 बिस्तर का जो अस्पताल बन रहा है बीना रिफाइनरी का, उसका दौरा करके आए हैं। अन्य जगहों पर भी तैयारियां हो रही हैं, समाज सामने आ रहा है, सहयोग कर रहा है। विपदा बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके काम करना शुरू किया है, उम्मीद की किरण दिखने लगी है। पिछले जैसी गलतियां अब ना दोहराए, क्योंकि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आखिर जवाबदेही उसकी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल जितेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। आपदा है, कोई दो राय नहीं है, अनुमान पूर्वानुमान दोनों असफल हुए हैं, लेकिन अब ये समय नहीं है कि क्या नहीं कर पाए, अब समय है कि क्या किया जाना चाहिए और कितनी जल्दी हो जाना चाहिए, और उसमें क्या सकारात्मक सहयोग विपक्ष की तरफ से मिल सकता है, उसकी बात है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कि नवीन जी, अब जो चूक हुई है। अभी आपने भी कहा कि सरकार बहुत बड़ी चूक कर गई है क्योंकि समय रहते उसने ध्यान किया है। आज की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम लगातार सरकार से ये कह रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, जो बन पड़ रहा है विपक्ष के नाते हम तो जो बन पड़ रहा है हम सहयोग कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे 82 विधायक अपनी विधायक निधि इस काम में लगा चुके हैं, कोरोना में दे चुके हैं। आपने देखा होगा, लगातार दे भी रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए तक की राशि हमारे विधायकों ने कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने की दिशा में दी है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अभी आप कह रहे हैं धार में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है, बीना में रिफाइनरी में 1000 बेड का चालू हो गया, ये सब समय रहते क्यों नहीं हो पाया? सवाल इस बात का भी तो उठता है। समीक्षा भी तो करना पड़ेगी नवीन जी। सहयोग सब तरह का कर रहा है, बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है। सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही। आप ये देखिए कि 100 दिन मिले हमें वैक्सीनेशन कराने को, और हमारे पास 1.5% का आंकड़ा आया वैक्सीनेशन का। माने हम कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में पीछे रह गए। जब चुनाव होता है, जब तो हम पूरी की पूरी प्रशासन तंत्र को लगा देते हैं और एक दिन के अंदर 4.5 करोड़ वोटरों से वोट करा लेते हैं, लेकिन कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए कहीं ऑफिस नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है। क्या कारण रहा कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया? आप ये देखिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी की बात तो वोटों के लिए की जाती है, लेकिन अगर पल्स पोलियो तरीके से अभियान चला देते, घर घर जाके वैक्सीनेशन कराते, तो आज हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते जो 11 से 14 अप्रैल का रखा था। आज भी स्थिति ये बनी है कि 3.5 करोड़ युवाओं को हमें वैक्सीनेशन करना है 1 मई से। हमारे पास स्थिति क्या है? 45 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर किया है, पैसे दिए नहीं है, 2710 रुपए का खर्च है। पिछली बार भी यही हुआ, वैक्सीन कंपनियों ने हाथ खींच लिए क्योंकि उनको भुगतान नहीं हो पाया। आप ये देखिए नवीन जी कि जब से ही कोरोना हुआ था, जब से प्राइवेट अस्पताल सहयोग करके कोविड सेंटर बन गए, लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर कम हुई, जैसे केसेस आना कम हुआ, तो सरकार ने उनके बिल पेमेंट नहीं किए। बिल पेमेंट नहीं किए तो जो कोविड सेंटर्स थे वो सामान्य अस्पताल में तब्दील हो। तो आप ध्यान क्या दे रहे हो? चुनाव में लगे रहे आप, हम लगातार कहते रहे देखिए गंभीर महामारी। चुनाव छोड़ दीजिए, इस तरफ ध्यान दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन नहीं दे रहा, उड़ीसा नहीं दे रहा, महाराष्ट्र नहीं दे रहा। आज बाबई में जो प्लॉट था 1 साल पहले आपने उसका भूमिपूजन किया था, अगर समय रहते चालू हो जाता
तो आज यह आवश्यकता नहीं पड़ती। नवीन जी, गोविंदपुरा का ऑक्सीजन प्लांट 1 साल से बंद पड़ा रहा, उसमें ऑक्सीजन की निर्माण करने की दिशा में आपने काम नहीं किया। समय हो गया, लेकिन अभी भी आप उस तरीके से सामने आई, अभी भी जानकारियों को छुपा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोग हैं, औद्योगिक जगत के लोग हैं, जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं सब कुछ मध्य प्रदेश में अच्छा हो रहा है। आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। बड़े बड़े औद्योगिक घराने यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए तैयार बैठे हैं। आप उनसे आह्वान तो करके देखिए, आप उनको स्थिति स्पष्ट तो करिए। लेकिन आज भी आप भ्रम में रखे मध्य प्रदेश के लोगों को कि कहीं कोई ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, कहीं कोई रेमडेसिविर की दिक्कत नहीं है। जरा एक बार नवीन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपकी टीम लगातार घूम रही है, एक बार अस्पताल में जाके देखिए क्या स्थिति है रेमडेसिविर की। मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने फोन लगाया, हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल्स में फोन लगाया और कहा कि बेड की क्या पोजीशन है। हर अस्पताल ने बोला कि बेड खाली है, बेड उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जी के फोन काटने के बाद तुरंत मैंने उन नंबरों पे फोन लगाया, एक भी अस्पताल ने मुझे ये नहीं कहा कि बेड खाली। तो कम से कम भ्रम की स्थिति ना बनाई जाए, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो स्पष्ट की जाए। आज प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। चेतन सिंह जी, बड़ी विस्तृत प्रतिक्रिया आई है जितेंद्र जी की, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जितेंद्र जी या पूरी कांग्रेस का विधवा विलाप है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि सरकार हर स्तर पर गंभीरता के साथ लगी। आपको जितने भी आक्षेप लगाने, कांग्रेस के पास आक्षेप है, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। आज अगर समाज के साथ अगर कांग्रेस के का 4 नेता खड़ा हो तो मुझे बता देना। आप जिस प्रकार से बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में इसी राजधानी में 1000 लोगों के कोविड सेंटर की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पार्टी अलग काम कर रही, सरकार अलग काम कर रही। पार्टी के अनुषंगी संगठन भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक छोटा सा अंश है हमारा मूल मात्र संगठन RSS, आप कल्पना नहीं कर सकते किस स्तर पर जाकर के झुग्गी बस्तियों से लेकर के मध्यम क्लास के बीच में जाकर के रोटी पानी इलाज सब तरह की व्यवस्था करने में दिन रात लगा है। आपको बता करके नहीं जाएगा। मेरे मित्र कह रहे हैं कि गोविंदपुरा का ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। अरे भैया, उद्योगपति का है, आप अगर नहीं चलाएगा तो क्या सरकार उसको डंडे मार के चलवा देगी? आपको ये नहीं समझ में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से जिस प्रकार की सुनामी आई है, इसका आकलन करने में कहीं ना कहीं हम विफल रहे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य थोड़ी ना हम रण छोड़ रहे हैं, हम रण को छोड़ करके अपनी जनता को छोड़ करके भाग जाए। हम जनता के लिए जिए हैं और जनता के लिए ही मरेंगे और जनता को इस आपदा से निकालने का काम भी करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिन रात, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बीना गए, बीना में 1000 लोगों के सेंटर की व्यवस्था लगभग प्राय तैयार है। चुनाव लड़ने के लिए तो आपके विधायकों के पास करोड़ों रुपए हैं, तब कहां से आ जाता है? आज जनता के लिए 1 रुपया नहीं आपके पास, वो भी सरकार की जो निधि आपको मिली आप उसका बखान कर रहे हैं। गोपाल भार्गव जी से लीजिए, आप देखिए किस तरह से जनता की सेवा की जाती है। पूरा सेंटर अपने दम पर चला रहे हैं, पूरा सेंटर, डॉक्टरों की भर्ती, नर्सों की भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती। वहीं संजय पाठक जो हमारे कटनी के विधायक है, पूरा अपना हॉस्टल दे दिया, पूरा अपना होटल दे दिया, अपना सेंटर उन्होंने दे दिया और सरकार को दिया। अजय बिश्नोई जी को जबलपुर में देखिए, ऐसे असंख्य उदाहरण है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखिए, हमारे विधायकों ने खुले मन से सब चालू कर रहे हैं, दे रहे हैं। जनता से भी आग्रह कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाओं से भी आग्रह कर रहे हैं। आपके पास केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं। मैं इनके अधिकृत ट्विटर हैंडल पर देख रहा हूँ, सऊदी अरब ने आपको ये दे दिया, सऊदी अरब ने आपको ये दे दिया। अरे भैया, सऊदी अरब का किचन अगर चलता है तो मेरे 10 बार इस बात को आप लोगों को सोच लेना चाहिए। और अगर सऊदी अरब की अगर आपको इतनी ज्यादा चिंता है तो हिंदुस्तान की चिंता कौन करेगा? हिंदुस्तान की चिंता करना आप प्रारंभ करिए। रही बात दूसरी, हमने क्या किया तो आपको मैं आज डाटा के साथ बताता हूं। अभी तक जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, 1,11,000 सिलेंडर हमने विभिन्न राज्यों को दिए हैं। 102 PSA प्लांट लगाने का हमने वर्क ऑर्डर जारी किया। औद्योगिक ऑक्सीजन पर पूरी तरह से हमने रोक लगा दी है। 50,000 मैट्रिक टन ग्लोबल टेंडर हमने ऑक्सीजन का कर दिया है। 1,27,000 कंटिन्यूशन में बता रहे, कंटिन्यूशन में जिनके वर्क ऑर्डर के साथ सप्लाई भी जारी है। ऐसे सिलेंडर हमने केंद्र सरकार मंगा रही है कि जिन राज्यों को चाहे उनको देने का काम। हर जिले में हम ऑक्सीजन प्लांट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। हमने हर जगह ग्रीन कॉरिडोर बनाया, हमने वायुसेना को लगा दिया है, हमने हमारे नेवी को लगा दिया है। वायुसेना हमारे भोपाल में सेवा दे रही है, हमारे इंदौर में दे रही है।
हमारे प्रतिक्रिया ले ले। तमाम असंख्य प्रतिक्रिया नेता ले लेता हूं। कार्यकर्ता दिन रात अनिल जनता जी, की सेवा में, और अनिल जी, आप केवल आरोप प्रत्यारोप खींचातानी के मधुमक्खी की तरह छतरने में आरोप बार बार। प्रत्यारोप के बीच में अनिल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, क्या क्या देख रहे हैं आप? एक देखिए नवीन जी, परिदृश्य सबसे बड़ी बात तो यह है, सरकार प्रयास कर रही है, युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, सड़कों पे उतरी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो वांछित परिणाम आने चाहिए वो फिलहाल अभी दिख नहीं रहे हैं। ये ठीक है कि हम 7वें नंबर से 11वें नंबर पर हमारी रेटिंग पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति जमीनी धरातल पे दिखनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं दिख रही कि जो निजी अस्पताल हैं ये आदमी को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। आदमी भागता हुआ अस्पताल जा रहा है, अस्पतालों में इतने लंबे बिल बनाए जा रहे हैं, गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो अस्पतालों का इतना लंबा भुगतान कहां से करेगा। बावजूद इसके अस्पताल आज भी ये बोलते हैं, आप वहां जाइए कि भाई आप रेमडेसिविर इंजेक्शन आप लेकर आइए, ऑक्सीजन आप लेकर आइए। अरे ये चीजें आज अगर पेशेंट लेके आ रहा है तो फिर आप किस केत की बलाएं। एक सड़े से सड़े बेड की 5-5 8-8 हजार रुपए उन्होंने पर डे का चार्जेस बना रखाएगा। जिस तरीके से निजी अस्पतालों ने लूट मचाई है उसने सरकार के किए धराए पे पलीता फेर के रख दिया पूरी तरीके से। आज स्थिति इतनी बुरी है कि जहां पर भी आप खबर फोन लगाएं वहां से नेगेटिव खबर ही मिलती, कहीं से पॉजिटिव खबर नहीं मिलती। नवीन जी, हमने देखा है, हमने सुना है कि इस देश में कभी प्लेग नाम की सुनामी आई थी जिसने करोड़ों लोगों को लील लिया था, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि यह सुनामी जो है उससे बड़ी है। और फिलहाल सरकार बहुत देर कर चुकी है इस काम में, वो भी उस समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको पहले से ही वो जारी कर दिया था कि देखिए इसकी सेकंड लेयर इससे ज्यादा खतरनाक होगी और वो भी शीघ्र आने वाली है। ऐसी स्थिति में आपने तैयारियां नहीं की, जिसका खामियाजा आज पूरा प्रदेश पूरा देश भुगत रहा है। और ये जिस तरीके से चुनाव में मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया चुनाव आयोग के खिलाफ, मैं उसको बधाई देता हूं, दाद देता हूं उसके निर्णय पे कि ये क्यों ना इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने सर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब शुरुआती दौर में चुनाव की रैलियां रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं गई थी तो हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं ये चुनाव आयोग का मामला है। तो अब बड़ी अजीब सी स्थिति है। नहीं, लेकिन देखिए भले वो कहा हो, लेकिन कल की जो प्रतिक्रिया है आज तमाम जगह लोगों ने पढ़ी है, वो भी प्रतिक्रिया अपने आप में पहली बार देखने में आई है कि अगर किसी एक आदमी को दोषी पाया जाता है या दोषी ढूंढना है तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग होगा। तो जिस तरीके से चुनाव में भीड़ें उमड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दीगर पार्टियों में, सभी पार्टियों को दोष दे रहा हूं, जिस तरीके से भीड़ हुई उसका परिणाम आज ये निकला कि आज ये दुर्गति होती जा रही है और सुनामी तेजी के साथ फैलती जा रही है। नमी जी चलिए समझ लेता हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पाक साफ हो, जिसके दामन पर दाग ना हो। कोई एक नजीर बता दीजिए जितेंद्र जी कि कांग्रेस पार्टी ने इस आपदा काल में ये स्टेप लिया, विड्रॉ कर लिया, दमोह के उपचुनाव में प्रचार में नहीं गए, बंगाल में हाथ खड़े कर दिए, और सिर्फ चुनाव की वजह से कोरोना फैला है। तो जो सवाल एक और उठता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं थे, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन नहीं थे, राजस्थान में इलेक्शन नहीं थे, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जिन चीजों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, क्या उनको कांग्रेस ने खुद फॉलो किया है, उनका अनुसरण किया है, वो खुद उन चीजों को आत्मसात किया है? ये बड़े सवाल है। नहीं, देखिए रवि जी, सबसे पहली चीज तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहले कोरोना को लेकर आवाज किसने उठाई थी? हमारे दल ने उठाई थी कि कोरोना विस्फोटक की स्थिति में जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने देखा बंगाल में अगर रैलियों को बाइकआउट करने का, रैली निरस्त करने का निर्णय लिया तो सबसे पहले हमने लिया। ये बातें आज करने की नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने कब लिया? आप ये भी तो देखो, 19 तारीख को का वर्षा जब कृषि सुखाने। वही मैं बता रहा हूं कि अगर निर्णय लिया सबसे पहले हमने लिया, भले ही लेट लिया, लेकिन आज चुनाव आयोग, देखिए अनिल जी किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते, उन्होंने किस तरीके की बात करी कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से सरकार की गलबैया दिवाते हुए वो निर्णय लिए जो कहीं ना कहीं आज कोरोना की महामारी में आपने देखा विस्फोटक करने में सहयोगी साबित हुए। ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट से आदेश आया, कोर्ट ने
ये चीज को स्पष्टीकरण दिया, कोर्ट ने इस चीज को माना है, कहीं ना कहीं चुनाव है। एक चीज, दूसरी चीज, अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को मैं सुन रहा था, इस तरीके से लग रहा है कि सारा का सारा मध्य प्रदेश में अमन चैन है। आप ये देखिए, अब जाकर के कह रहे हैं कि 1000 बिस्तर का अस्पताल शुरू कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन सेंटर बनाया, वो ऑक्सीजन। तो आज क्या स्थिति बन गई, जब विस्फोटक हो गई तब आप काल वर्षा, जब कृषि सुखानी। आप ये बताइए कि आज आप कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज आप 100 दिनों से वैक्सीनेशन भी नहीं कर पाए। आप क्या कर रहे थे? क्योंकि आपको चिंता बंगाल चुनाव की थी, आपको चिंता असम चुनाव की थी। दमोह में भी हमने लगातार चेताया कि देखिए दमोह में स्थिति बेकाबू होगी, और हुआ कोई, जैसे इलेक्शन निपटा अगले दिन वहां पे भी लॉकडाउन की स्थिति। तो मेरा ये कहना है नवीन जी कि आज ये देखिए 1000 बिस्तर के अस्पताल की बात चेतन जी ने की। आज वो जब मुख्यमंत्री गए, जब उसका उद्घाटन करके आए, जब शुरू हुआ, ये 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था। चेतन जी, मैं आपको बता दूं, चेतन जी, आपकी चेतना देर से जागृत हुई, आरोप है। आज भी मैं बता दूं आपको, इंदौर में बताइए कि 1000 लोगों की व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह से करना पड़ता है। 1000 का लोगों का अस्पताल चलते फिरते तैयार नहीं हो जाता है। रही मेरे बात मित्र की, सारे आरोप आप लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 43 लोगों ने याचिका लगाई थी इस चुनाव को रोकने की। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय संवैधानिक व्यवस्था, ये काम मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मतलब ये चुनाव आयोग का काम है। अब आप एक छोटे से एक टिप्पणी पर लेकर के आप बवाल कर रहे हो। आपके नेता कितने गंभीर है उसको बताएं। आपको वैक्सीन को लेकर के इस देश में जनता को गुमराह किसने किया था? ऐसे नेता पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल में उठा करके डाल देना चाहिए, जिन लोगों ने इस देश में राजद्रोह फैलाने का काम किया। और अभी भी आपके नेता इस तरह की ही बात कर रहे हैं। और आप कहीं बाहर मत जाइए, भोपाल शहर में ही कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से बुखार आता, आदमी मर जाता है। ये मोदी जी की वैक्सीन है, ये तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ और घोटाले हैं। 17 लोगों के साथ आपने गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में कि देश में आप सरकार बनाएंगे। आपदा के समय 17 में से 7 नहीं हो, सब अपने अपने बिलों में जाकर के बैठे हो। केवल उंगली। अरे कुछ करके तो दिखा देते। आप मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहे हो, आपके महाराष्ट्र वुहान बंद करके था, सब वसूली में लगे थे, वसूली कांड कर रहे थे, चारों ओर से आने दो। अरे वारे सरकार, वारे तुम्हारा गृह मंत्रालय, और वारे कमाई का अड्डा। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बगल में छत्तीसगढ़ में कौन सा चुनाव था आपके भैया? राजस्थान में कौन सा चुनाव था? पंजाब में किस प्रकार का चुनाव था? और जिस दिल्ली में आप बैठे हो, दिल्ली को लेकर के किस प्रकार से आप पर्दे के पीछे से, भाजपा नहीं है इसके लिए आपने। और आज तो हाईकोर्ट ने कहा ना, बहुत साफ कहा है, अगर आपने कान से सुना होगा, आंखों से देखा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि दिल्ली को लाशों का अड्डा बनाने वाला अरविंद केजरीवाल कोई और नहीं है। मेरे आरोप नहीं है, ये सीधे सीधे हाईकोर्ट के आरोप हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में देश के साथ खड़े होना सीखो। सरकारें आएंगी जाएंगी, आज सरकार में हमें कल कोई और होगा, कोई परमानेंट पट्टा किसी का नहीं है, लेकिन इतिहास में वो लोग हमेशा याद किए जाएंगे जो आपदा में जनता के साथ खड़े थे, जो आपदा में अवसर नहीं, जनता के लिए हाथ बढ़ा करके खड़े थे। कौन सा नेता आपका निकलता है, मुझे बताओगे आप? दिल्ली से प्रतिक्रिया ले ले। आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। 7.5 करोड़ जनता मर आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी समझ गया। आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मैं समझ लेता हूं सर, दोनों लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फिर उदाहरण दे देती है कांग्रेस के, और दुनिया के उदाहरण प्रस्तुत कर देती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि सरकार की अपनी जिम्मेदारी, आप उससे नहीं बच सकते। कठिन दौर है इस समय सर, सरकार को एक सलाह की आवश्यकता है, राजनीति करने वाले लोगों को एक सलाह की आवश्यकता है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। देखिए नवीन जी, ठीक है देरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। आज भी सरकार को यह चाहिए कि अपने जो प्रयास कर रहे हैं वो और तेज करे, विपक्ष को भी साथ में ले। और सबसे बड़ी बात, जो मरीज जैसे ही परेशान होकर और संक्रमित होकर अस्पतालों में जाता है, ये अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को नकेल पहनाने का काम करे, क्योंकि यहीं से सबके सब गड़बड़ी हो रही है। आदमी आर्थिक रूप से खत्म हो रहा है, शारीरिक रूप से खत्म हो रहा है। अभी मैं देख रहा था चैनलों पे कि साहब इतने लोग ठीक होके घर आ गए, यह मतलब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे कितने गुना शमशान घाटों पे और कब्रिस्तानों में पहुंच गए ये सरकार नहीं बता रही है।
तो सबसे पहले सरकार को यह चाहिए कि निजी अस्पतालों पे अंकुश लगाए और जिस तरीके से लूटामारी की जा रही है उस पर विराम लगाए। तो अगर यह सरकार काम करती है तो निश्चित ही ये प्रदेश के लिए और आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संकट की घड़ी में सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जरूरत है कि सरकार विपक्ष को साथ में ले, विश्वास में ले और कुछ ऐसे कड़े निर्णय ले कि इस समय पर जो धन की अभीप्सा में, धन की लालसा में, धन के लालच में जीवन की रक्षा करने की बजाय धन उगाही कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इस समय उन पर एनएसए के तहत ही कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बिल्कुल खतरा हैं, जो इस समय जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, अंधाधुंध स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहिए। सरकार को उनके साथ कड़ी कार्रवाई कर एक संदेश देना चाहिए कि जो जनता की जान के साथ खेलेगा उसको सरकार किसी भी स्तर पर माफ नहीं करेगी। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।